जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज जो मैं बात करने वाला हूं कि पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, काम करती रहती है, क्षेत्र स्तर पर बूथ लेवल वर्कर्स तैयार करती रहती है और उनकी मशीनरी लगातार 24 घंटे काम करती है। उसके विरुद्ध यह भी प्रचार किया गया था कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होता है और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उनका राजनीति में मन नहीं लगता है, वो तो बस राजनीति करने आ जाते हैं और इटली चले जाते हैं। ये प्रचार किया गया था और ये दुष्प्रचार किया गया था और जनता के बीच में एक भ्रम पैदा किया गया। अब एक एक करके कांग्रेस ने जितने भी ये दुष्प्रचार थे, जितना भी ये नैरेटिव बिल्डिंग था भारतीय जनता पार्टी का, उसको ध्वस्त किया। इस बार हरियाणा के और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में ये देखने को मिला कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो बिखरी हुई पार्टी दिखाई पड़ी, जिसकी कोई अपनी रणनीति नहीं थी, जिसकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजिकली संरचना बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर चुनाव शुरू से लड़ा, चाहे वो कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव, रणनीति बना के किया। और एक पहले भ्रम पैदा हुआ जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हुए, तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने यह खबर उड़ानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो हरियाणा अवॉइड कर रहे हैं। जब ये नैरेटिव क्रिएट हो गया तो सही मौके पर राहुल गांधी ने तूफानी दौरा हरियाणा का करना शुरू कर दिया, कश्मीर का करना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने भी और राहुल गांधी ने जम्मू एंड कश्मीर का भी कई मीटिंग्स करी और हरियाणा में भी की। और सब रणनीतिकारों को, सब स्ट्रेटेजिस्ट को चौंका दिया राहुल गांधी ने, जब इलेक्शन की जो एडवर्टाइजिंग है वो 3 तारीख को शाम को 5 बजे बंद होने वाली है, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 3 तारीख। तो अचानक 29 तारीख को ये कांग्रेस निर्णय लेती है कि राहुल गांधी 30 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को, माने 4 दिन लगातार हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उसमें पदयात्रा भी होगी, उसमें रथ यात्रा भी होगी, उसमें मीटिंग्स भी होंगी, जनता से संपर्क भी होगा। और ये जो लास्ट मिनट कांटेक्ट होगा जनता से, ये उन लोगों को प्रभावित करने में बहुत मदद करेगा कांग्रेस को एज ए स्ट्रेटेजी, जो अभी भी फैंस सिटर्स हैं। अच्छा, दूर से नेता को देखना एक मुद्दा होता है, जब पदयात्रा होती है और सामने से बिल्कुल पास से जनता नेता को देखती है तो उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज से, फेस एक्सप्रेशन से उसे क्लियर हो जाती हैं। और अपने नेता को जब वो देखता है तो उसकी जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होती हैं कि भाई ये कोई शहशाह नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, ये तो बहुत ही सादा व्यक्ति है जो रुक के कहीं भी चाय पी लेता है, कहीं भी किसी के साथ बैठ जाता है, उससे बात करता है। तो ये वो व्यक्ति नहीं है जिसका दुष्प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक फर्मनेस दिखाई राहुल गांधी ने। अच्छा, इससे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा जकड़ लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति भी नहीं बना सकती, नई कोई चाल भी नहीं चल सकती, क्योंकि अब ये 3 दिन इलेक्शन के हैं और मोदी जी की, अमित शाह जी की रैली या पद यात्रा या रथ यात्रा करने के लिए उनको बड़े प्लानिंग करने की आवश्यकता है और बड़े जो 10-15 दिन पहले हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने पहले तैयार जरूर कर लिया था प्लान, लेकिन इसको सामने आने दिया जब इलेक्शन के 4 दिन बाकी थे। तो एक तो स्ट्रेटेजिकली
राहुल गांधी ने जो संकेत दिया और जो अपनी स्ट्रेटेजी लास्ट मोमेंट पे बनाई, और उनके साथ जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी रहे, प्रियंका गांधी भी रही, खुद तो राहुल गांधी थे ही, इसके अलावा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को मंच के ऊपर एक दूसरे से हाथ मिलवाया। हरियाणा के सब लोग जानते हैं, बाहर वाले भी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर ये दो बड़े सशक्त नेता हैं। हुड्डा जी हैं जिनका एक पर्टिकुलर समाज पे, एक पर्टिकुलर वर्ग पे और किसान वर्ग पे बहुत बड़ा प्रभाव है, और दूसरी एक कद्दावर नेता हैं हरियाणा की, जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, जो खानदानी कांग्रेसी हैं, जिनके पिता भी कांग्रेस में मंत्री थे और डाई हार्ड कांग्रेसी हैं। वो एक कद्दावर नेता हैं और बड़ी समझदार और परिपक्व नेता हैं। वो भी पहले मंत्री कांग्रेस सरकार में रह चुकी। अब ये दो हैं धड़े, इन दो धड़ों को वहां पे मंच पे राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलवा दिया। अब ये इलेक्शन के 4 दिन पहले हुआ। इलेक्शन के 4 दिन पहले जनता को ये मैसेज देना कि जिन लोगों को आप कहते हैं धड़ेबाजी करते हैं और गुटबाजी करते हैं, ये तो देखिए जनता के सामने आज ये ऐसा नैरेटिव है आज की तारीख में जिसको काट भारतीय जनता पार्टी के पास अब आखिरी 3 दिन में क्या करेगी। बड़ा प्रचार किया, बड़ा दुष्प्रचार किया कि शैलजा भारतीय जनता पार्टी में आने वाली हैं, छोड़ने वाली हैं, उनसे हुड्डा जी से पट नहीं रही है, और शैलजा जी ने वो स्टेटमेंट दिया जिससे सबके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की भी जो शव यात्रा थी वो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गई थी और मेरी भी शव यात्रा जो है कांग्रेस के तिरंगे में जाएगी। तो एक प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रचार था न केवल उसका जवाब दिया बल्कि उसको ध्वस्त कर दिया। तो एक मुद्दा तो ये कि स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी टुक एज। दूसरा मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, जो दिल को छूने वाला है और जो बड़े वास्तविक प्रश्नों को उठाता है, राहुल गांधी ने कहा कि हमें 2 देश नहीं चाहिए, हमको 2 भारत नहीं चाहिए। भारतवर्ष के अंदर एक ही प्रकार की नीति होनी चाहिए, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर इकोनॉमिक क्लास के लिए एक ही नीति होनी चाहिए। और ये बात सही है भाई, हम सब 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के एक ही परिवार के सदस्य हैं। हो सकता है हमारे फेथ अलग हो, हमारा रिलीजन अलग हो, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया तो हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया। अडानी अंबानी भी एक वोट डालते हैं, हम भी एक वोट डालते हैं, सब लोग एक वोट डालते हैं, सबके समान अधिकार। कानून भी सबको समान रूप से देखता है। तो राहुल गांधी ने बड़ा उचित एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए 2 क्लास हैं, एक फार्मर्स क्लास है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं। दोनों के लिए नियम बराबर होने चाहिए, एक तरह के होने चाहिए। अब भारतवर्ष के अंदर जो परंपरा, जिसे कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के ऋण माफ किए गए थे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो गरीबों को बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है। तो गरीबों को कुछ आप दें तो बात समझ में आती है। लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर हुआ है, जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया कि एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के 15-16 लाख करोड़ रुपए का ऋण आप माफ कर देते हैं। आप कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, उससे रिडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ पर ईयर का नुकसान होता है। तो ये ट्रीटमेंट आप पूंजीपतियों को देते हैं। लेकिन जब एक छोटा किसान, एक छोटा व्यापारी, एक छोटा दुकानदार या हम आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का लोन ले लेते हैं और किसी वजह से हमारे बिजनेस में स्लम्प आ जाता है, या हमारी खेती की फसल खराब हो जाती है, या उसमें पेस्ट लग जाते हैं, या बारिश ठीक नहीं होती है, व्हाटएवर रीजन, आग लग जाती है, तो जब हम ऋण माफ करने की बात करते हैं तो आप ऋण माफ नहीं करते। तो राहुल गांधी ने कहा ये 2 भारतवर्ष क्यों बन रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसे वालों के जो ऋण आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उनके कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो कमेरा आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है,
जिसके पास भरपूर पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जो अपने जीवन के खर्चे को चलाने के लिए या तो सोना बेचता है या लोन लेता है या अपनी बचत को कम करता है, उसके ऋण आप माफ करने के लिए तैयार नहीं। और जब छोटे लोगों के ऋण माफ करने की बात होती है तो आप रेवड़ी उसको पुकारते हैं और अपने पूंजीपति मित्रों का रबड़ी खिला देते हैं। उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, सारे, और आपके पास अनगिनत कहानियां हैं पूंजीपतियों के, किस प्रकार से उनको सुविधाएं दी जाती हैं, किस प्रकार से उनको बिल्कुल बैंकों से बड़े बड़े ऋण लेके और फिर वो विदेश जाके बस जाते हैं, आनंद करते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 साल हो जाता है, जनता भूल भी जाती है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के 10-10, 15-15 हजार करोड़ लूट के भाग गए। जनता भी भूल जाती। लेकिन अगर एक छोटा सा आदमी है, किसान, जैसे कानपुर की एक कहानी आपने सुनी होगी, कहानी क्या किस्सा, वास्तविकता, कि एक व्यक्ति ने लोन लिया बैंक से, छोटा सा 3 लाख या 5 लाख। उस लोन के लिए गारंटर बना एक व्यक्ति। जिसने लोन लिया था उसकी यूनिट चली नहीं, उसकी मौत हो गई। जो गारंटर था, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि लोन की वापसी की जिम्मेदारी मेरी है, और क्योंकि वो लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई, उसको नुकसान हो गया, तो गारंटर को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को सड़क पे घसीटते हुए पुलिस ले गई। क्या आपने सुना है कभी भी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, बड़े पूंजीपति को किसी को घसीटते हुए ले गए? वो तो आनंद से लंदन के कॉफी हाउस में कॉफी पीते हैं और शाम को किसी बार में जाके विस्की पीते हैं, स्कॉच पीते हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन गरीब आदमी को परेशानी क्यों होती है? तो राहुल गांधी ने यही कहा कि भाई, अगर आप पूंजीपतियों के, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के ऋण माफ करते हो तो छोटे लोगों की भी माफ कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक स्ट्रेटेजी, एक पॉलिसी, 1 नेशन 1 पॉलिसी। लेकिन आप गरीबों के ऋण माफ नहीं करते हो तो अमीरों के भी ऋण माफ करो। दोनों के माफ करो तो दोनों के माफ करो, नहीं माफ करो तो दोनों के मत करो। लेकिन अमीरों के ऋण माफ करना और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को घसीटते हुए सड़कों पे ले जाना, उनको बेइज्जत करना, और उसके बाद वो मजबूरी में सल्फास खाएं या पेड़ों पे लटके, इसके लिए मजबूर करना, ये तो एक प्रकार से व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे जुर्म के समान है। और वहां भाई बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं, और जहां पूंजीपतियों के ऋण माफ होते हैं वहां उनकी सारी एक्टिविटी और सारे नियम कानून और रोबड़ी और सारे उदाहरण खत्म हो जाते हैं। तो ये राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया है, कभी आप भी विचार करेंगे, अगर आप इस पे सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस प्रकार की जो अलग अलग नीतियां हैं गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, क्या ये राष्ट्र के लिए उचित है? बल्कि सहायता तो मिलनी चाहिए गरीब आदमी को, और सरकार सहायता कर रही है अमीर आदमियों की। तो राहुल गांधी का ये वक्तव्य मेरे ख्याल से इलेक्शन के 4 दिन पहले, 5 तारीख को इलेक्शन है, अगर ये जनता के बीच में ठीक से प्रचारित प्रसारित होता है, जनता तक पहुंच जाता है, तो जनता भी सोचेगी कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, कि लोगों के तो कोठियां बन रही हैं, विदेशों में बड़े बड़े हजारों लाख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, और गरीब आदमी जो है रोटी के लिए तरस रहा है। तो इस प्रकार के 2 हिंदुस्तान बनाने की सरकार की जो नीति है, इसका विरोध होना चाहिए, इसको जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए, और हमारे देश के गरीब लोगों को मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद होनी चाहिए, चाहे उसके लिए अमीरों को नुकसान उठाना पड़े और उनसे पैसा वसूलने के लिए थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।